हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक का चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि कल एग्जाम देने जाना है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? यहाँ पर फूड सिक्योरिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। इनके मतलब समझते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी कि कंट्री में इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि फूड अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड का मतलब होता है कि यह जो फूड है यह हर एक पर्सन के पास पहुंच पाए, यानी कि यह जो फूड है इस इंसान के पास पहुंच गया लेकिन ये दूसरा जो इंसान है इसके पास पहुंच ही नहीं पाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए फूड। अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, इसका मतलब है हर एक इंडिविजुअल के पास इतना पैसा होना चाहिए कि ये इसको अफोर्ड कर सके, सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड पा सके जो कि इसको चाहिए होता है। ये समझिए, यह फूड है जिसका दाम 20 रुपीज है और ये जो इंडिविजुअल है इसके पॉकेट में अबाउट 100 रुपीज है। यहाँ पर आप गौर फरमाइए कि इसके पास इनफ मनी है, यानी कि इतने पैसे हैं कि यह इसको एक बार नहीं बल्कि ये 5 बार खरीद सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार फूड को खरीद लिया, दोबारा खरीदने के लिए सोचे कि पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए यहाँ पर वर्ड इनफ मनी यूज किया गया है। सिंपल सा मेरा मतलब है कि फूड सस्ते होने चाहिए। वाई फूड सिक्योरिटी? आखिर क्यों हमें फूड सिक्योर करना चाहिए, क्यों हमारे लिए फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है? आइए जानते हैं। एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, इसको फूड इनसिक्योर की समस्या हो सकती है, यानी कि फूड इनको ना मिले। यह इनकी वजह से हो सकते हैं अ नेशन डिजास्टर कैलामिटी लाइक, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फूड इनसिक्योर हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक आना, ड्रॉट पड़ जाना, फ्लड आना, सुनामी, क्रॉप्स का असफल होना। इन्हीं सब की वजह से चाहे वह अमीर हो या गरीब, इसको फैमाइन यानी कि भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। यह नेशन डिजास्टर कैलामिटी कैसे हमारे फूड सिक्योरिटी को पूरी तरीके से प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। अब जब आपदा आ चुकी है तो हमारा फूड प्रोडक्शन घट जाएगा और फूड शॉर्टेज यानी फूड की कमी बढ़ने लगेगी। अब आप खुद सोचिए, जहां पर फूड प्रोडक्शन कम हो चुकी है और फूड शॉर्टेज बढ़ चुकी है तो सिंपल सी बात है फूड की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। जब फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो सिंपल सी बात है स्टारवेशन और फेमाइन भी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि भूखमरी। यही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट डिस्टर्बेंस भी देखने के लिए मिलता है। यही जो फेमाइन है यह बंगाल में आई थी 1943 में। इस भूखमरी ने बंगाल में 30 लाख लोगों की जान ले ली। इन 30 लाख में से लोग कौन थे? एग्रीकल्चरल लेबरर, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर, कैजुअल लेबर थे, जिनकी मौत हो गई भूख की वजह से। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि फेमाइन वर्ड को डिफाइन करो, तो आप इसको डिफाइन करेंगे जब फूड की कमी होती है लंबे समय के लिए और बड़ी तादाद में, जिससे लोगों की मौत हो जाती है, तो वही होता है आपका फेमाइन। इसी प्रकार कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि एक महामारी थी, इसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई थी। मूवमेंट में पाबंदियां लगा दी गई थी, यानी कि आप यहाँ से वहां नहीं जा सकते। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज थी वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो चुकी थी, साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी। नेक्स्ट टॉपिक है हु आर फूड इनसिक्योर। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पर फूड अवेलेबल है लेकिन फूड को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यह टॉपिक बनी है हु आर फूड इनसिक्योर, यानी कि यह कौन है? यह यही लोग हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, जो खुद का रोजगार करते हैं डेली बेसिस पर। जितने भी ट्रेडिशनल आर्टिसंस हो गए, यही लोग हैं जिनको फूड इनसिक्योर का सामना करना पड़ता है, यानी कि इनके पास फूड नहीं है खाने के लिए। अगर हम शहर के इलाकों में देखें तो किनका फूड सिक्योर नहीं है? एन इल पेड ऑक्यूपेशन, यानी कि जो ज्यादा काम करते हैं लेकिन उसके बदले में कम पैसे पाते हैं। और वही अपने कैजुअल लेबर मार्केट। फूड इनसिक्योरिटी अलग अलग सेक्शन सोसाइटीज में देखने के लिए भी मिलती है, जैसे SC, ST, OBC। इनके पास कुछ तो जमीन है लेकिन यह बहुत लो प्रोडक्टिविटी देती है, जिसकी वजह से उनको भी फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि औरतों की भी फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। ऐसी भारी तादाद में मेल न्यूट्रिशन औरतों में पाया गया है, जिसकी वजह से जो अनबॉर्न बेबी है, यानी कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, वह भी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनके बच्चे की एज अभी 5 साल से कम है, वह भी मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। मेल न्यूट्रिशन का शिकार होना कारण यही है फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि बच्चे की माता को और बच्चे को अच्छी तरीके से सेफ और
न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिले। एक शब्दों में बोलूं तो इसका कारण यह है कि इनको खाने को ढंग से नहीं मिला। एक सर्वे किया गया नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के द्वारा 1998-99 के तहत द नंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रेन इज 11 करोड़, यानी कि 11 करोड़ लोग जिसमें से वुमेन और चिल्ड्रेन है वह मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा तादाद में यूपी ईस्टर्न एंड साउदर्न ईस्टर्न पार्ट में, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में पाया गया है। एक स्टेटमेंट कही गई है, हंगर एन एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। क्या ये इंडिकेटर है? यह स्टेटमेंट कहना चाहता है क्या भूख ही है जो इनसिक्योरिटी का इंडिकेटर है? तो आंसर है नहीं। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इनफैक्ट इट ब्रिंग पॉवर्टी। यानी कि भूख गरीबी को नहीं दर्शाता बल्कि यह गरीबी को ला देता है। हंगर के दो डायमेंशन यानी कि 2 टाइप्स के हंगर होते हैं, क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। Chronic hunger is a consequence of diets presently inadequate in term of quantity and quality. Chronic hunger का मतलब होता है कि जब एक consequence of diets यानी कि अच्छी डाइट्स को पाने के लिए presently करना पड़े, यानी कि समस्याएं झेलना पड़े। inadequate के टर्म में जैसे क्वांटिटी और क्वालिटी आपको न मिल पाए जो आप डिमांड कर रहे हैं, तो वही होता है chronic hunger। सिंपल टर्म में जब आपको न्यूट्रिशनल फूड ना मिले तो वही आपका chronic hunger होता है। सीजनल हंगर क्या होता है? इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई सीजन टू सीजन की बात हो रही है। सीजनल हंगर एक फूड की साइकिल है, बुआई से लेकर कटाई तक का। ऐसे समझिए, बेटर समझ आएगा। यह एक आदमी है जिसका नाम शरद है। यह क्या करता है कि जब भी सीजन बुआई का आता है तो यह काम पर लग जाता है। मान लीजिए बुआई का सीजन 1 मंथ के लिए चलता है तो इसको 1 मंथ के लिए काम मिलता रहता है। अब ये 3 महीने वेट करेगा इस फसल को उगने के लिए। अब फिर जब हार्वेस्टिंग का सीजन आएगा तो फिर यह कटाई यानी कि अपने काम पर लग जाएगा और फिर कुछ पैसे ही अर्न कर पाएगा। फिर ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। आपने कुछ देखा, यहाँ पर जो 3 मंथ का सीजन है उसमें वह पूरी तरीके से बेरोजगार बैठा है, यानी कि उसके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। तो वही आपका सीजनल हंगर होता है। मैं होप अब समझ आया होगा। यह प्रॉब्लम रूरल एरियाज में देखने के लिए मिलती है। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यह प्रॉब्लम शहर के इलाकों में भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि कैजुअल लेबर, यानी कि यह जो लेबर या कंस्ट्रक्शन का काम करता है। जब रेनी सीजन आता है तो इसको बहुत कम काम मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी है। तो अब हम इसी पर बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ हंगर। जब से अपना इंडिया आजाद हुआ है तब से यह एक ही एम कर रहा है कि यह सेल्फ सफिशिएंट हो जाए फूड ग्रेन्स में। सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए अपना भारत अलग अलग तरीके अपनाता है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया। इसको 1960s में लाया गया। इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। यह ग्रीन रिवोल्यूशन स्पेशली फोकस कर रहा था इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट रेवोल्यूशन को भी चलाया गया। इसका एक अलग से स्पेशल स्टैम्प बनाया गया। इसको इंटाइटल किया गया व्हीट रेवोल्यूशन से, जो कि करने वाली थी इंदिरा गांधी इन 1968 में, जो कि अब प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। इतना कुछ करने के बाद सक्सेस मिलती है व्हीट पर यानी गेहूं पर। उसके बाद इसको रेप्लिकेट कर दिया जाता है राइस पर, यानी कि सेम टेक्निक राइस पर भी दोहराया जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और रिजल्ट यह मिला है, उत्तर प्रदेश ने 36 मिलियन टन्स और मध्य प्रदेश ने 18 मिलियन टन्स व्हीट का उत्पादन किया है। राइस के उत्पादन करने वाले वेस्ट बंगाल जिसने 16 मिलियन टन्स का उत्पादन किया है और उत्तर प्रदेश ने 17 मिलियन टन्स का उत्पादन किया है। ध्यान देना, अभी जो मैंने व्हीट और राइस का प्रोडक्शन डाटा बताया यह 2020-2021 का है। अब हम कह सकते हैं कि इंडिया बन चुका है सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसके 2 कंपोनेंट हैं, बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे PDS भी बोलते हैं। बफर स्टॉक क्या होता है कि यहाँ पर फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, जैसे कि व्हीट एंड राइस को, जो कि प्रोक्योर्ड यानी कि कलेक्ट किया होता है गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू FCI, यानी कि जो फूड ग्रेन्स FCI के द्वारा कलेक्ट किया गया है वह बफर स्टॉक में स्टोर किया जाता है। FCI क्या करती है कि परचेज करती है व्हीट एंड राइस को किसानों से जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन, यानी कि जिनके पास भारी मात्रा में व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन हुई है, उन्हीं से खरीद लेते हैं। लेकिन FCI पैसे इनको कितना देती है मैं बता दूं, किसानों को पहले से ही पैसा पता हो जाता है कि मुझे कितना मिलेगा। यह पॉसिबल हो पाता है MSP के जरिए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए। यह क्या करता है कि प्री अनाउंस कर देता है सभी के प्राइस जितने भी क्रॉप्स हैं, और ये डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट की मदद से। यानी कि जब बुआई का सीजन आता है तभी MSP सभी प्राइस बता देती है
कि वीट का इतना मिलेगा, राइस का इतना मिलेगा, ग्राम का इतना मिलेगा, तो उसी प्रकार से फार्मर अपनी बुआई करता है और बेनिफिट्स कमाता है। पीडीएस क्या होता है? जितने भी फूड प्रोक्योर्ड यानी कि कलेक्ट किए गए हैं एफसीआई के द्वारा, अब इसको बांटा जाएगा यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गरीबों के साथ थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप के जरिए। अच्छी बात यह है करीबन 5.5 लाख राशन शॉप ऑल ओवर द कंट्री में खुले हुए हैं, जिसको फेयर प्राइस शॉप के नाम से भी जाना जाता है। इस शॉप पर फूड ग्रेन्स, शुगर, केरोसिन, वीट, राइस, इन सभी आइटम्स को सोल्ड किया जाता है लोगों के साथ, वो भी सस्ते दामों पर देन द मार्केट। यानी कि जो सामान आपको मार्केट में 50 रुपए की मिल रही है, अगर आप यही फेयर प्राइस शॉप से खरीदते हैं तो आपको 10 रुपए में मिल जाएगी। बैक बेंचरों, आप लोगों को समझा दूं, पीडीएस सिस्टम वही होता है जब अगला मंथ स्टार्ट होता है तो आप लोग राशन कार्ड लेके दौड़ते हो राशन शॉप पे 5 किलो के लिए, और आप अपने अंगूठे का स्कैनर लगाते हो, तभी आपको राशन रिसीव होता है। वही होता है पीडीएस। उम्मीद है समझ आया होगा। देखिए 3 तरीके के राशन कार्ड होते हैं। अंत्योदय गरीब से गरीब के लिए होता है। बीपीएल बेलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे है इनके लिए। एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन जो गरीबी रेखा के ऊपर है, यह इनके लिए है। पीडीएस सिस्टम ने बहुत मदद की है। इसने भेदभाव को खत्म किया है पुअर और नॉन पुअर के बीच में, यानी कि जो गरीब है और जो गरीब नहीं है उनको पहचानना अब मुश्किल है, क्योंकि उनको अच्छी खासी पीडीएस सिस्टम न्यूट्रिशनल फूड्स दे रही है। इन 1992 पीडीएस सिस्टम को रिवैम्प्ड किया जाता है और इंट्रोड्यूस किया जाता है 1700 ब्लॉक इन द कंट्री, यानी कि 1700 क्षेत्रों में। इसको इसलिए रिवैम्प्ड किया जाता है, रीजन यह था कि प्रोवाइड कराना है बेनिफिट टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज को। फ्रॉम जून 1997 इसको फिर से रिवैम्प्ड किया जाता है टू टारगेट द पुअर इन ऑल एरियाज। अब सभी गरीबों को टारगेट किया जाता है सभी एरियाज में से। यह पहला समय था जब डिफरेंट प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट की गई, यानी कि अलग अलग एरियाज में राशन के जो प्राइस हैं वो अलग अलग हुए। 2 स्पेशल स्कीम भी लॉन्च किए गए। अंत्योदय अन्न योजना, जिसको हम शॉर्ट में AAY भी बुलाते हैं, इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2000 को। इस स्कीम के अंदर 1 करोड़ जो गरीब हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, अंत्योदय अन्न योजना ने उनकी मदद की है। इस योजना में हर व्यक्ति को जो एलिजिबल है उसको 25 किलोग्राम फूड ग्रेन दिए जाएंगे। साथ ही साथ उनको हाईली सब्सिडीज यानी कि ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाएगी, जैसे कि इनको वीट 2 रुपए पर केजी में सेल किया जाएगा, जबकि राइस को 3 रुपए पर केजी के हिसाब से इनको सेल किया जाएगा। इसको फर्दर एक्सपेंड किया जाता है। 2003 में इसने 50 लाख फैमिलीज को और भी सपोर्ट किया है जो बेलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। दूसरी स्कीम है अन्नपूर्ण स्कीम, जो कि इंडिजेन सीनियर सिटीजन के लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यह एक्ट प्रोवाइड कराता है फूड एंड न्यूट्रिशन एट अ अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि सस्ते दामों पर। इस एक्ट के अंडर 75% पॉपुलेशन रूरल एरिया से एलिजिबल है, जबकि 50% पॉपुलेशन अर्बन एरिया से एलिजिबल है। हम लोग कभी से पीडीएस सिस्टम के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पर अच्छाइयां होती हैं वहां पर समस्या भी तो होती है। सो टॉपिक है अपनी इशू विथ पीडीएस। सम टाइम क्या होता है कि जो पीडीएस डीलर है यह मैल प्रैक्टिसेस करता है, यानी कि जो एफसीआई उनको फूड ग्रेन्स भेजती है वह इनका गलत उपयोग करते हैं। वह जो अच्छे ग्रेन्स होते हैं वह उनको मार्केट में बेचते हैं अच्छे दामों पर, और जो खराब हो चुके होते हैं वह लेके आकर पीडीएस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो पीडीएस सिस्टम का डीलर होता है यह राशन शॉप को इर्रेगुलर टाइम पर खोलता है, यानी कि इसका कोई समय नहीं है खोलने का। जहां पर एफसीआई के गोडाउन्स में लार्ज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स रखे हैं, यह पाइलअप हो जा रहे हैं, यानी कि सड़ जा रहे हैं, क्योंकि जो राशन शॉप है यह फूड ग्रेन्स को अच्छी तरीके से बेच नहीं पा रहा है। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट टॉपिक की तरफ, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फूड सिक्योरिटी। जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है यह अहम रोल निभाई है फूड सिक्योरिटी में, स्पेशली इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के इलाकों में। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है कि सेटअप करती है शॉप को, ताकि ये लो प्राइस में गुड्स को बेच सकें पुअर लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे मदर डेयरी, अमूल, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि अपने गुड्स को बेचते हैं सस्ते दामों पर। और आपका चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर, बाय बाय।